हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग अपनी एक और नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड श्रोडिंजर। तो श्रोडिंजर हमने क्यों चुना? क्योंकि श्रोडिंजर हमारे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। हाँ, हम उनका नाम सुनेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। लेकिन आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर को भी हम लोग बहुत ही छोटे छोटे कंसाइज वीडियो में, लेकिन बहुत ही प्रिसाइज वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है, क्या सिलेबस है, किस तरह से पढ़ना होता है, कंसेप्ट्स क्या है उसके। और यहाँ पे हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एटम के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर वो है क्या, हम आज पढ़ेंगे किसके बारे में? एटम के बारे में। ठीक है, अब पहली चीज़ तो ये कि हमें एटम के बारे में पढ़ना क्यों होता है। ठीक है, हमें एटम के बारे में क्यों पढ़ना है भाई, हम क्यों पढ़ें? पहला रीज़न तो बच्चों का यही होता है। ठीक है, तो एटम के बारे में हमें इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि हम केमिस्ट्री में एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। वो क्या होता है? हमारा मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है सभी को पता है ना? जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसका कुछ मास होता है। ठीक है, विच हैव सम मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। बहुत ही एक जनरल सी डेफिनेशन है मैटर की हमारी कि इसमें ये क्या करेगा, कुछ मास रखेगा अपने पास, मतलब उसका कुछ तो वेट होगा, है ना? और वो एक वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम भी ऑक्युपाई कर रहा होगा इस पूरे एनवायरनमेंट में। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। अब ये जो मैटर है ना, ये जो मैटर है वो किससे बन के मिलके बना होता है? अगर मैं बोलूं तो ये होता है डिफरेंट एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, ये जो मैटर है वो डिफरेंट एटम से मिलके बना होता है। तो अगर वो डिफरेंट एटम से मिलके बना होता है तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन यही आता है कि आखिर में एटम क्या है। ठीक है, तो एटम के बारे में आज हमें जानना है और इसके बारे में हम लोग पूरी एक पर्टिकुलर जो हमारे लिए काम की चीज़ है वो हम पूरी आज जान लेंगे। ठीक है, चलिए, तो एटम क्या होता है? ठीक, चलिए, एटम क्या होता है? अच्छा, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एटम एक बहुत ही माइन्यूट सा पार्टिकल है। ठीक है, एटम एक बहुत ही माइन्यूट सा पार्टिकल है। तो उसका शेप कैसा होना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे, आपने जितने भी स्ट्रक्चर्स देखे होंगे एटम के, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी हमें शो किया जाता है कि एक हमारा न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड हमारी शेल्स होती हैं। इस तरह से आपको पढ़ाया जाता है ना? तो ये शेप कौन सा है? ये स्फेरिकल शेप है। कैसा शेप है? स्फेरिकल शेप है। ठीक है, अब ये जो स्फेरिकल शेप है, एटम स्फेरिकल ही क्यों है? सर, स्क्वायर भी तो हो सकता था, ऐसा हो जाता न्यूक्लियस, उसके अराउंड जो शेल्स होते वो इस तरह से होते, है ना? ऐसे होने चाहिए थे। तो ये क्यों नहीं हुआ? सिर्फ यही क्यों हुआ? ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है। चलिए, तो स्फेरिकल क्यों होता है, स्क्वायर क्यों नहीं होता, रेक्टेंगल क्यों नहीं होता, बाकी सारे शेप्स क्यों नहीं होते, मतलब क्यूब क्यों नहीं होता, क्यूबॉइड क्यों नहीं होता, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल क्यों होता है? ठीक है, देखिए, जब आप बहुत सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा करते हैं, ठीक है, आप सबसे कम वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा चीज़ें भरना चाहते हैं, तो वो शेप कौन सा आता है? स्फेरिकल आता है। ठीक है, वो शेप कौन सा आता है? स्फेरिकल आता है। इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारी सोच है भाई, हम देख नहीं पाते हैं कि एटम कैसा है। ठीक है, हमने जितना देखा है उसके हिसाब से तो हमें स्फेरिकल दिखता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है। लेकिन हम अभी मान के चल रहे हैं क्या है? ये स्फेरिकल है। हम मानते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि ये शेप कैसा है? स्फेरिकल है। हमें पूरी जानकारी अभी भी नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तब समझ में आएगा कि एटम एक्चुअल में होता कैसा है। बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, लेकिन बने रहिएगा, हम लोग पूरा सीखेंगे। चलिए, तो स्फेरिकल होता है, पहली चीज़ तो ये। अब एटम होता क्या है? ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट
इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट किसकी? ऑफ मैटर, ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, और ये करता क्या है? विच मेक्स एन एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, ये एलिमेंट बनाता है, और वो एलिमेंट कैसा है नेचर में? केमिकल नेचर का है। ठीक है, तो हम केमिकली इसको पता करते हैं कि एलिमेंट कौन सा है, और वो एलिमेंट अगर है तो उसके अंदर एटम कैसा होगा। ठीक है, हमें अगर एलिमेंट के बारे में पता चल गया कि वो एलिमेंट कैसा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो एटम कैसा होगा। ठीक है, तो एटम क्या है? हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? मैटर की। ठीक, और वो क्या बनाता है? एक एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? केमिकल। केमिकल हमारा एलिमेंट होता है, केमिकल में हमारा मैटर होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी बारे में? इट इज स्फेरिकल इन शेप, जो हमने बता दिया। इट इज स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे सर बहुत सारी चीज़ें छोटे जगह में करेंगे तो स्फेयर कैसे हुआ? आप एक एग्जांपल ले लो बेटा, बर्फ़ी खाते हो, बर्फ़ी खाते हो, लड्डू भी खाते हो, है ना? तो सेम अमाउंट खोआ लेना, अगर एग्जांपल आपको घर में भी करना हो तो सेम अमाउंट का खोआ लेना, उसकी एक बर्फ़ी बना देना और उसका एक लड्डू बना देना, देखना छोटा कौन सा होता है। ठीक है, तो छोटा हमारा कौन सा होगा? स्फीयर होगा। ठीक है, तो एटम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, तो उसका शेप कैसा हो जाता है? हम क्या एज्यूम कर लेते हैं उसको? स्फेरिकल। ठीक है, हम उसको क्यूब में नहीं रखेंगे, क्यूबॉइड में नहीं रखेंगे, हम उसको क्या मानेंगे? स्फेरिकल है। ठीक है, चलिए, इतनी तो बात समझ में आ गई। स्फेरिकल होगा तो इसका एक वॉल्यूम भी होगा, है ना? वॉल्यूम भी होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम हम कैसे निकालेंगे भाई? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आर क्या है? वेयर आर इज रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, क्या होगा ये? रेडियस ऑफ एटम होगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, भाई हमें वॉल्यूम भी मिल गया है, अब जाहिर सी बात है कि एटम है वो मैटर है ना? एटम जो है वो एक मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो मैटर क्या होता है? उसके पास मास तो होता ही है, तो इसका मतलब एटम का भी मास होगा। ठीक है, तो एटम का मास भी है, एटम का वॉल्यूम भी है, तो एटम की क्या होगी? डेंसिटी भी होगी। डेंसिटी ऑफ एटम ये कितनी होगी भाई? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास किसका? एटॉमिक मास। ठीक है, मास किसका? एटम का। वॉल्यूम किसका? एटम का, एटॉमिक वॉल्यूम। तो डेंसिटी भी किसके निकलेगी? एटम की। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ एटम अगर आपको निकालना हो कभी भी, तो आप क्या करेंगे? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वॉल्यूम निकालेंगे। चलिए, तो वॉल्यूम निकालने का तरीका तो हमने बता दिया आपको कि भाई 4/3 पाई आर क्यूब। आर आपको पता होना चाहिए, तभी आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास कैसे निकलेगा ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम ये पढ़ेंगे कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और पसंद आए तो कमेंट में अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स जो हैं वो लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब ये जो एटम है ना, ये जो एटम है ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझिए कि भाई एटम, एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, और इस कंपाउंड को, उस कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी
वो होगी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कुल मिला के अगर कुछ डिफरेंट एटम्स ले लूं मैं, उनको ऐड करूं, ऐड करना मतलब रिएक्ट करना, रिएक्ट कराऊं तो क्या मिलेगा हमें? मॉलिक्यूल मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि सिंगल एटम की जो एनर्जी होती है, क्या होती है? सिंगल एटम की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है भाई। ठीक है, अकेला इंसान बहुत भागदौड़ कर सकता है ना? ठीक है, अकेला इंसान बहुत भागदौड़ कर सकता है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसको लगता है कि अब मुझे स्टेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए मुझे? एनर्जी को कम करना है। एनर्जी कम होगी तो आप स्टेबल हो जाएंगे। भाई आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आप भागदौड़ कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए सिंगल एटम की एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मैं मल्टीपल एटम्स ले लूं, सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के, मल्टीपल एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो वो क्या करेंगे? ये केमिकली कंबाइन हो जाएंगे, ये केमिकली कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूल। क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की एनर्जी जो होती है, इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? कम होती है। तो ये ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू एटम। कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी एटम के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है और उसकी एनर्जी भी कम होती है। यही रीजन है कि ये रिएक्ट करते हैं, ये केमिकली कंबाइन करते हैं, तभी वो स्टेबल हो पाते हैं। सबको स्टेबिलिटी चाहिए बेटा, सबको। आप भी किस लिए पढ़ रहे हो? नौकरी कमाने के लिए, नौकरी के लिए। नौकरी से क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। आती है कि नहीं आती है? चलो, तो सिंगल एटम की एनर्जी ज़्यादा होती है, मल्टीपल एटम क्या करते हैं हमारे? केमिकली कंबाइन करते हैं, क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। उसकी एनर्जी क्या होती है? लो, और वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? अब देखिए, सिंगल एटम की एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है? कम है। मतलब इस पोर्शन की एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है। इस पोर्शन की एनर्जी कम है। क्या है? कम है। तो एनर्जी इसकी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हो गई। यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, तभी तो बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर एनर्जी, किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है बच्चों? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आई? क्लियर? एनर्जी इसकी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम, तो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज हो गया तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी कि मॉलिक्यूल बनना क्या ऐसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, क्लियर? आप इसको नोट कर सकते हो, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारे एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या होते हैं वो? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नाउ व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स? हमारे पास 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है प्रोटॉन, ठीक है, दूसरा है न्यूट्रॉन, और तीसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेरी फेमस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब किसने किसकी खोज की, क्या किया, कब किया, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन कब मिला है, न्यूट्रॉन कब मिला, इलेक्ट्रॉन कब मिला, कैसे मिला। ठीक है, नहीं पता है तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, उसको भी आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के बारे में बात क्या करना है कि हमें एटम के बारे में जानना है, तो हम उस टॉपिक से नहीं भटकेंगे। हम क्या करेंगे? हम प्रोटॉन के बारे में जानना चाहते हैं, हम न्यूट्रॉन के बारे में जानना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? यहाँ पे पहली चीज कि ये जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है,
ये मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। ये क्या बनाते हैं? हमारे एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं। पहली चीज तो ये हो गई बच्चों, पहली चीज तो ये हो गई कि ये क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है? ये ऑर्बिट में ऑसिलेट करता रहता है, ऑर्बिट में ऑसिलेट करता रहता है, घूमता रहता है। किसके चारों ओर? किसके? ये ऑर्बिट कहाँ होगी? अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड गोल 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 घूमता रहेगा। इलेक्ट्रॉन का काम यही है, उसकी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होगी। अब वो जो ऑर्बिट है ये आपने पढ़ा होगा ऐसे K L M N, आज तक तो ऐसे ही पढ़ा होगा, है ना? तो K L M N क्या है? अगर मैं ऑर्बिट को एक नंबर दे दूं, ऑर्बिट को एक नंबर दे दूं तो n इज इक्वल्स टू, अगर 1 है तो इसका मतलब वो क्या है? K के बराबर है। ठीक है? n इज इक्वल्स टू अगर 2 है तो इसका मतलब वो L है, अगर वो 3 है तो M है, 4 है तो N है। ठीक है? मेरी बात समझ में आई? n की वैल्यू अगर 1 तो K है, 2 तो L है, 3 तो M है, 4 तो N है। ठीक है? और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कितने हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 2n²। n क्या है हमारा? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है? ऑर्बिट का नंबर है। तो अगर मैं बोलूं कि n इज इक्वल्स टू 1 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसलिए आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब लिखते थे तो वहां पे लिखते थे 2 पहला। फिर अगर मैं दूसरा ऑर्बिट लूं तो क्या होगा? n का स्क्वायर 4 इंटू 2 8। तो अगर मैं 2 की बात करूं तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों? 8। अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की बात करता हूं, थर्ड ऑर्बिट की बात करता हूं, थर्ड शेल की बात करता हूं, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 9 इंटू 2 दैट इज 18। ठीक है? तो थर्ड में कितने हो सकते हैं? 18। सिमिलरली 32, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है? क्लियर हुआ? आई बात समझ में? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2n²। क्लियर? तो ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। ये हमारा क्या है? उसके अराउंड घूमने वाली चीज है। पहली चीज तो ये समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बोलूं, चलिए तो एटम के बारे में बात करते हैं। एटम क्या है हमारा? हमारे पास क्या है? एक न्यूक्लियस है, फिर एक फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, फिर क्या है? सेकेंड ऑर्बिट है, इस तरह से, एंड सो ऑन। ठीक है? चलिए, तो ये हमारा ये भाई साहब ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। ठीक? और इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और कुछ नहीं बच्चों। क्या नहीं है? और कुछ नहीं है। अब इसके अराउंड हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों? सिर्फ 2। ठीक है? एक यहां मान लो, एक यहां मान लो, सॉरी यहां पे एक यहां मान लो, एक यहां मान लो। 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है? सेकंड में कितने हो सकते हैं बच्चों? 8 हो सकते हैं। तो 8, इसका मतलब क्या? 2 तो मैंने बनाई दी है शायद, नहीं 2 नहीं बनाया, ये 2, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है? इस तरह से हमें एक सिस्टम मिलता है। हालांकि ये ट्रू नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ये। ठीक है? देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर, तो वैसी वाली स्थिति है। एटम बहुत ही छोटा होता है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है? आज भी हम इसके बारे में सब कुछ नहीं जान पाए हैं, आज भी हम इसके बारे में सब कुछ नहीं जान पाए। चलिए, तो इतना अगर समझ में आ गया तो इसको एक बार अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं किसके बारे में? इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में और बात करते हैं। चलिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है? क्या क्या होते हैं और कैसे चलते हैं। ठीक?
अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो रिलेटिव चार्ज इसका कितना होगा, ठीक है, इसका रिलेटिव चार्ज कितना होता है, ठीक है, या फिर नॉर्मल मैं चार्ज की बात करूं तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये तीन पार्टिकल्स हैं, पहला पॉजिटिवली चार्ज है कौन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिवली चार्ज होता है पार्टिकल, ठीक है। तो अगर मैं रिलेटिव चार्ज की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रिलेटिव चार्ज। व्हाट इज रिलेटिव चार्ज, तो अगर एक प्रोटॉन लूं तो मैं उसको कितना चार्ज मानूं, वो कितना होगा, +1, ठीक। न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होगा, 0, कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज की बात करूं तो वो होगा -1, ठीक है। अब ये कौन सा चार्ज है सर, चार्ज कौन सा है, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं चार्ज, ठीक है, चार्ज इज इक्वल्स टू प्लस, एक्चुअल में क्या होता है, ई कोलम्ब होता है, क्या होता है, कोलम्ब क्या है, चार्ज की यूनिट होती है, ई एक वैल्यू है पर्टिकुलर, ठीक है। इसका कितना होगा, 0, इसका कितना होगा, -each कोलम्ब, ठीक है। अब ई की वैल्यू क्या है, ठीक है, ई की वैल्यू क्या है, वेयर ई इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब, ठीक है, वेयर ई इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब, यानी कि एक प्रोटॉन के पास +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब है, एक इलेक्ट्रॉन के पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। इस टेबल को हमेशा याद रखना, ध्यान में रखना, ताकि हम आगे जितने भी कंसेप्ट्स आएंगे वो इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलिए, अब चार्ज की तो बात हो गई, मास भी तो होगा, है ना, मास भी तो होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, ठीक है, क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये कितना होता है, ये होता है 1.67। देखिए यहाँ पे हर किताब में 1.67 तक लिखा रहता है, लेकिन मैं इतना बता दूं, इसके आगे 3 होता है, ठीक है। क्यों होता है अभी मैं बता रहा हूँ, 10⁻⁻27 kg, ठीक है, 10⁻⁻27 kg। चलिए, मैंने क्यों लिखा है मैं आप बताता हूँ। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो भी 1.67 होता है, किताबों में 1.67 लिख के छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पे 5 होता है, इंटू 10⁻⁻27 kg, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो अगर हम देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये बराबर हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पे 10⁻⁻27 है, यहाँ पे क्या है 10⁻31 kg, बहुत ही हल्का है भाई साहब। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हल्का है, लेकिन सबसे ज़्यादा चोट वही करना है आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट बराबर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का। अगर मैं आपको एक जनरल वो दे दूं कि भाई क्या होगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज सिमिलर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड दे आर ग्रेटर देन या इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख दूं कि भाई इज इक्वल्स टू कर देता हूं इसको, ठीक है, इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 1838 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये दोनों लोग 1838 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं। मतलब अगर मैं 1 ग्राम प्रोटॉन ले लूँ, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन ले लूँ, तो उसी के बराबर मैं प्रोटॉन ले लूँ तो वो क्या होगा, 1838 ग्राम का होगा। मतलब कितना भारी,
ठीक है, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन देम, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि भाई एक तो ये हो गया है ना कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट सिमिलर है और वो बहुत ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं 1.673 है और 1.675 है, दोनों की पावर क्या है 10 टू द पावर -27, 10 टू द पावर -27। तो इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी पूछ देगा विच इज हैवियर, विच पार्टिकल इज हैवियर। ठीक है, क्लियर हुआ। ये दो चीजें यहां से बहुत ही क्लियर हो गई कि एक कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट बराबर हैं लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत भारी हैं। दूसरी चीज मास ऑफ प्रोटॉन वो कम है किसके कंपैरिजन में, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई। तो इसको एक बार हमेशा अपने जो पढ़ते हैं ना आप टेबल, जिस टेबल पे पढ़ते हैं उसके आगे ऐसे पेपर चिपका लीजिए इसको, ठीक है, तो याद हो जाएगा कुछ दिनों में, उसके बाद निकाल दीजिएगा भले ही, ठीक है। हमें हमारा काम क्या है, याद रखना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो ये है कि एटम का रिप्रेजेंटेशन क्या है, एटम्स रिप्रेजेंटेशन कैसे शो करते हैं हम कि कोई एटम कैसा है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं, वो आपको क्लास 10th में सिखा दी जाती हैं। पहला होता है X, ठीक है, दूसरा होता है A और तीसरा होता है Z। ऐसे लिखा जाता है बच्चों। किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे शो करना हो तो इस तरह से शो करते हैं हम लोग, है ना। तो एलिमेंट क्या है बेटा, किसी भी एटम का बना होगा, है ना। चलिए, तो X क्या है, X क्या है, हमारा एलिमेंट है। X हमारा क्या है, एलिमेंट है। A हमारा क्या है, A हमारा होता है मास नंबर, मास नंबर, ठीक है। A हमारा क्या होता है, मास नंबर। और Z हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर। Z हमारा क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है, X तो भाई हमें कोई सिंबल दिया गया होगा, ये हमारा क्या होता है, सिंबल होता है। हम एलिमेंट को शो करने के लिए सिंबल्स का यूज करते हैं। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर, अब आप बताओ हमारे एटम के अंदर तीन चीजें, पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मास किसका किसका हम कंसीडर करेंगे, क्या हम 1838 टाइम्स जो कम है मास है उसको हम कंसीडर करेंगे क्या, नहीं, नेग्लिजिबल मास है वो, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। तो हम यहां पे क्या करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही तो रखेंगे। क्या हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे मास निकालने में, नहीं करेंगे भाई, बहुत हल्का है, रुई है वो, रुई, ठीक है। एक छोटी सी रुई ऐसे गिरा तो क्या फर्क पड़ना है भाई 1 किलो में, है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये कैसे निकालते हैं, तो बच्चों जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ये कैसे निकालना है, उसकी वैल्यूज कितनी होती हैं, ये हम अपनी सीखेंगे जब हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इसी सीरीज का, जो होगा हमारा एटॉमिक मास, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में, ठीक है। अब तीसरी चीज जो है वो क्या है हमारी, Z। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक नंबर जो हमें बहुत कुछ बता देता है, एटॉमिक नंबर है ये, ठीक है। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नहीं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जो बच्चों को पता है कि क्या, कि सर एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ, वो बोलते हैं सर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नहीं हो सकता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या है कि जब हम एटम देखते हैं तो उसके अंदर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया तो भी बचता क्या है, प्रोटॉन, ये हमेशा कांस्टेंट है। तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बनता है वो आयन हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। तो एटॉमिक नंबर चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं
कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ समझ में भी आया होगा, काफ़ी डिटेल के साथ आपको बताया और बहुत ही शॉर्ट में बताया, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए ये, ठीक है। अच्छा लगा हुआ तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो बच्चे दिल्ली के हैं वो हमारी ऑफलाइन फैसिलिटी को भी विजिट कर सकते हैं, एड्रेस जो है वो हमारा डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपका हो सके तो आप इस फैसिलिटी को ज़रूर विजिट करिए। साथ में जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो बच्चों, ठीक है। हम आपको पढ़ाने आए हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट देने वाले हैं इस बार, ठीक है। क्लियर है? चलिए तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल ज़रूर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।